यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर यह है कि ट्रंप ने बातचीत से पहले ही पुतिन को यूक्रेन का 50% इलाका तोहफे में दे दिया है। You're not in a good position. You don't have the cards right now. यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। You're gambling with World War III. फंसाया भी ऐसा कि ज़ेलेंस्की के चारों तरफ फैला ट्रैप गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बहुत गौर से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ जमीन ज़ेलेंस्की को पुतिन को देनी होगी और पुतिन को भी कुछ जमीन ज़ेलेंस्की को देनी होगी, यानी दोनों तरफ से जमीन का लेन देन होगा और इसी डील के तहत युद्ध विराम पर बात हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस जमीन को लेकर डील हो रही है वो जमीन किसकी है। जाहिर है वो यूक्रेन है और ट्रंप अब यूक्रेन की जमीन ही पुतिन और ज़ेलेंस्की में बांटना चाहते हैं। तो सवाल है कि इसमें नफा किसका और नुकसान किसका। There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. I believe wants to see peace and Zelensky wants to see peace. Now, ट्रंप का युद्ध विराम पर डील वाला ये आइडिया ज़ेलेंस्की के गले नहीं उतर रहा। ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे। युद्ध खत्म करने के बदले यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए जमीन की अदला बदली करनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूक्रेन के बंटवारे का कोई एजेंडा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. ज़ेलेंस्की को हिम्मत खार्किव के फ्रंट पर तैनात दीदी ने दी है। इस महिला सैनिक का नाम दीदी है और इस वक्त खार्किव के मोर्चे पर रूस के ड्रोन अटैक को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है। यूक्रेन की सैनिक दीदी 2 बच्चों की मां है। दीदी का कहना है कि ये जमीन उनकी है, वो इसे कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगी। Ми прийшли захищати свої домівки. І якщо домівка знаходиться в Донецькій, Луганській області, тобто на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Вона прийшла захищати своє, відстоювати своє. І тут такий договір, давайте ми це залишимо собі. Ні, такого не буде. Тобто Україна повністю буде наша. 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की अमेरिका के अलास्का में मुलाकात होनी है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है और सबसे ज्यादा नजरें तो ज़ेलेंस्की और यूरोप गड़ाए हुए हैं। अलास्का में यूक्रेन युद्ध खत्म किए जाने पर बात होनी है, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर जमीन अदला बदली वाली बात कह के वाकई ज़ेलेंस्की को मुश्किल में डाल दिया है। यूक्रेन में बमबारी रुके, फौज अपने बैरक में वापस लौटे और इसके लिए ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जिसमें यूक्रेन बहुत बड़े नुकसान में नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से, जिसे डॉनबास कहा जाता है, वहाँ रूस की फौज का बहुत ही मजबूत कब्जा है। Сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як і раніше.
जुलाई के महीने में यूक्रेन पर रूस ने ऐसे हमले किए हैं जो पिछले 3.5 साल के दौरान ज़ेलेंस्की ने नहीं देखे थे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को ट्रम्प के वादों और डील पर यकीन नहीं हो रहा। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जिस बातचीत में यूक्रेन का दखल नहीं होगा वो बातचीत बेमानी होगी। यानी ज़ेलेंस्की को महसूस हो रहा है कि उनका पत्ता काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रम्प पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? अब यूरोप का मूड देखकर ट्रम्प ने त्रिपक्षीय बातचीत का पासा फेंका है। ट्रम्प ने कहा है कि ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें वो भी हो, पुतिन भी हो और ज़ेलेंस्की भी मौजूद हो। The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need, but I want to have a meeting set up between the two leaders because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. खबर है कि अलास्का की मीटिंग में पुतिन वादा कर सकते हैं कि वो यूक्रेन पर हवाई हमला नहीं करेंगे। रूस ने मई 2025 के बाद से यूक्रेन पर सबसे भारी हवाई हमले किए हैं। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव में ही 72 लोगों की जान गई है। पुतिन के हमलों को देखकर ट्रम्प के भी होश उड़ गए और उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। खौलते हुए यूक्रेन में अभी कितना बारूद है, इसका फैसला ट्रम्प करेंगे। ये बात वो बार बार बता रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम वाली कोशिश में दखल देकर ट्रम्प ने बता दिया है कि मोहर उन्हीं की लगेगी और ज़ेलेंस्की को एहसास हो गया है कि ट्रम्प की मोहर से फायदा सिर्फ पुतिन को होगा, क्योंकि जिस जमीन के लिए डील होगी वो तो यूक्रेन की ही है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की को पुतिन की नीयत पर शक पहले से था, जिसे वो अब और पुख्ता बता रहे हैं। Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії. रूस का दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सूमे, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़ैपोरिज़िया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। रूस की फौज आर्टिलरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है। लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट दागे जा रहे हैं। साथ में ड्रोन ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए हैं। इन सबके टारगेट पर यूक्रेन के फौजी ठिकाने हैं, जिनको हाल में नेटो की मदद के बाद मजबूती मिली है। इसीलिए यूक्रेन ने रूस के निज़नी नोवगोरोद में पुतिन के हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बनाया है। निज़नी नोवगोरोद मॉस्को से 400 किलोमीटर पूर्व में है और यूक्रेन से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने उस फैक्ट्री को टारगेट करने का दावा किया है, जिसमें क्रूज मिसाइल के पार्ट बनाए जाते हैं। यूक्रेन के युद्ध को रोकने की ट्रंप ने कोशिश जरूर की है, लेकिन ऐन वक्त पर ज़ेलेंस्की के ऐसे हमलों ने
पुतिन का मूड बिगाड़ दिया है और फिर रूस की तरफ से यूक्रेन को ऐसी सजा मिली है जिसे रोकना नेटो के बस की बात भी नहीं है। सवाल है कि क्या इस बार अलास्का में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकता है जिससे पुतिन और ट्रंप की बैठक शुरू होने से पहले ही फेल हो जाए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही 137 मोर्चों पर आमने सामने का खतरनाक युद्ध हुआ है और यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन को लेकर भी समझौता नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध बहुत ही खतरनाक चल रहा है। रूस का दबदबा कई इलाकों में ज्यादा है, लेकिन नेटो और अमेरिका की मदद ने ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम फिर से भर दिए हैं। ये बात पुतिन भी जानते हैं, लेकिन पुतिन को टेबल पर लाने में ट्रंप कामयाब हुए हैं। अब अलास्का में होने वाली बैठक यूरोप का भी भविष्य तय करने वाली है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच अब तक 4 बार फोन पर बात हुई है। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं के बीच फिर यूक्रेन पर बात हुई। युद्ध विराम का जिक्र हुआ। 19 मई 2025 इस दिन ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे से ज्यादा यूक्रेन और बाकी मुद्दों पर बात हुई। 4 जून 2025 इस दिन पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन ही नहीं, ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई और 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बात की। इससे पहले अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच आखिरी मुलाकात जून 2021 में हुई थी। तब ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। अब 4 सालों बाद पुतिन की मुलाकात ट्रंप से हो रही है और वो भी अमेरिका के अलास्का की जमीन पर। वही अलास्का जो 150 साल पहले रूस का हिस्सा था। बगदाद से बेरूत तक ईरान ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। ईरान के इस नए गेम के टारगेट पर इजरायल है और इस युद्ध में ईरान के बाहर उसकी सबसे बड़ी ताकत रही हिजबुल्ला एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी के एक दौरे ने पूरे इजरायल में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने महायुद्ध का नया दरवाजा खोल दिया है। ईरान ने महायुद्ध का नया दरवाजा खोल दिया। खामेनेई का इजराइल के खिलाफ सीक्रेट प्लान एक्टिव। इराक सीरिया लेबनान कॉरिडोर पर युद्ध की आहट। लारिजानी का मिशन हिजबुल्ला रीबॉर्न, शुरू होगा कोहराम। अमेरिकी इजरायली निगरानी से बचने की नई चाल। तेहरान के गलियारों में जिस शख्स का नाम फुसफुसा कर लिया जाता है वो अब खुलकर मैदान में है। अली लारिजानी। हवाई अड्डों से लेकर बॉर्डर पोस्ट तक ईरान की सुरक्षा मशीनरी इस वक्त एक बड़े ऑपरेशन के मूड में है। इस ऑपरेशन के बैकग्राउंड में है इजराइल के साथ 12 दिन का खून खराबा, सीरिया में बढ़ता तनाव और गाजा में जारी तबाही। अब खामेनेई का नया कार्ड है लारिजानी, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया है। ये महज पद नहीं बल्कि वो पोजीशन है जो देश की सुरक्षा, युद्ध और विदेश नीति का ब्लूप्रिंट तय करती है। पहली ही विदेश यात्रा इराक, जहां लारिजानी ने एक नया सुरक्षा समझौता साइन किया, जिसे आधिकारिक तौर पर सिर्फ सीमा सुरक्षा सहयोग कहा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे असली मकसद है हिजबुल्लाह को नया सैन्य, वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट चैनल देना।
इराक ईरान का वो गलियारा है जहां से सीरिया होते हुए लेबनान तक हथियार और फंड पहुंचते हैं। इस यात्रा के तुरंत बाद लारिजानी का लेबनान जाना ये कोई डिप्लोमेटिक रूटीन नहीं बल्कि युद्ध पूर्व तैयारी का इशारा है। सीमाई हलचल, बैक टू बैक मीटिंग्स और क्लोज डोर डील्स सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। खामनेई ने युद्ध का अगला चरण तय कर दिया है। बगदाद, जहां अमेरिकी प्रभाव कभी सबसे ज्यादा था, अब ईरान का राजनीतिक और सैन्य ठिकाना बनता जा रहा है। लारिजानी की इस यात्रा में उन्होंने इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अराजी, प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात की। आधिकारिक बयान में कहा गया, सीमा पार आतंकवाद रोकने और साझा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति बनी। लेकिन हकीकत में ये 2023 के सुरक्षा समझौते का अपग्रेडेड वर्जन है। उस पुराने समझौते में सिर्फ इराकी कुर्दिस्तान में ईरान विरोधी आतंकी समूहों को खत्म करना था। इस बार के समझौते का दायरा पहले से बड़ा है। लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्रॉस बॉर्डर मिलिशिया मूवमेंट पर चुपचाप सहमति। इसका मतलब है इराक के शिया मिलिशिया, खासकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, अब खुलेआम हिजबुल्लाह के लिए सप्लाई रूट और ट्रांजिट जोन बन सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका और इजराइल की निगाहों से बचाने के लिए सिविलियन प्रोजेक्ट और रेल कनेक्टिविटी का नैरेटिव दिया गया है। एक प्रस्तावित रेल लिंक बसरा से बेरूत कथित तौर पर व्यापार के लिए है, लेकिन अंदर खाने ये मिसाइल पार्ट्स और ड्रोन कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्ट का हाईवे बन सकता है। अमेरिकी थिंक टैंकों की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अगर ये लिंक चालू हो गया तो इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर हथियारों की सप्लाई रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। ईरान पर्दे के पीछे से जिन तैयारियों में जुटा है, असल में उन तैयारियों के पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। पिछले साल इजराइल के हवाई हमलों और ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था। हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे गए, हथियार डिपो तबाह हुए, लेकिन संगठन का नेटवर्क जिंदा है और ईरान के बिना वो कभी खत्म नहीं होगा। लारिजानी का बैरूत पहुंचना यानी सीधे हसन नसरल्लाह के करीबियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग। एजेंडा साफ है, सीरिया के जरिए सप्लाई चेन को फिर से एक्टिव करना, नई जनरेशन के प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम देना और ड्रोन तकनीक अपग्रेड करना। साथ ही लेबनानी पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह के गठबंधन को मजबूत करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर यूएन और फ्रांस को नेगेट किया जा सके। इजरायली डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान पिछले 3 महीनों से M600 मिसाइलों के पार्ट्स और शायद 136 ड्रोन मॉड्यूल सीरिया के रास्ते भेज रहा है। यह मिशन अगर सफल रहा तो इजराइल के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक नया युद्ध मोर्चा खुल सकता है और ये सब खामोशी से पर्दे के पीछे हो रहा है। एक प्लान वॉर की तैयारी, या कहें खामनेई के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी। कुछ ऐसा ही इशारा किया गया है हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन भाषण में इजराइल को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर व्यापक युद्ध शुरू किया तो इजराइल के भीतर मिसाइल हमला होगा। कासिम ने साफ किया कि ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में हिजबुल्लाह, लेबनान की सेना और वहां की जनता मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। إسرائيل ما تروح للعدوان الواسع، لأنه إذا راحوا للعدوان الواسع يعني المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع. هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ في داخل الكيان الإسرائيلي. ईरान से लेबनान तक हथियार पहुंचाने का सबसे अहम मार्ग है सीरिया कॉरिडोर। ये रास्ता दशकों से एक्टिव है, लेकिन 2011 के बाद जब सीरिया गृहयुद्ध में फंसा तब ये और भी रणनीतिक हो गया। दमिश्क से होते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी लेबनान तक पहुंचने वाले ये रास्ते आज भी ईरान हथियारों की नसें माने जाते हैं। इजराइल ने कई बार इस सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की। 2013 से लेकर 2025 तक उसने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए, जिनका आधा से ज्यादा टारगेट यही वेयरहाउस और काफिले थे। लेकिन नई बात यह है कि अब ईरान ट्रांसपोर्ट का पैटर्न
बदल रहा है। पहले हथियार सीधे काफिले से भेजे जाते थे, अब उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भेजा जा रहा है। सीरिया में तैनात ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुड्स फोर्स इन ट्रांजिट पॉइंट्स को शिया मिलिशिया और सीरियन आर्मी के साथ मिलकर मैनेज कर रही है। यही वजह है कि लारिजानी के इराक लेबनान दौरे में सीरिया के रास्ते की सिक्योरिटी पर भी चर्चा मानी जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक ताजा बयान में कहा गया है, अगर ईरान सीरिया कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित करने में कामयाब हो गया तो हिजबुल्लाह का रीआर्मिंग को रोकना लगभग असंभव होगा। इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक पूरे फ्रंट की लॉजिस्टिक वॉरफेयर तैयारी है। यही वजह है कि लारिजानी की मूवमेंट ने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों में अलार्म बजा दिया है। अमेरिका जानता है कि इराक में ईरान का बढ़ता प्रभाव सीधे सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए खतरा है, जबकि इजराइल के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि नॉर्दर्न फ्रंट दोबारा एक्टिव हो जाए। अभी गाजा में हमास के खिलाफ उसकी आधी ताकत लगी है। ऐसे में हिजबुल्लाह अगर इजराइल और ड्रोन बरसाने लगा तो ये दो मोर्चों का युद्ध बन जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने हाल ही में कहा, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए हमें सीरिया और लेबनान दोनों में बिना मौका दिए पहले से स्ट्राइक करनी होगी। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि शायद 136 ड्रोन और M600 मिसाइल के स्टॉक हिजबुल्लाह के पास अगर अगले 6 महीने में पहुंच गए तो इजराइल के एयर डिफेंस को 24/7 एक्टिव रखना पड़ेगा, जो बेहद महंगा और संसाधन खपत वाला होगा। वॉशिंगटन इस वक्त बगदाद पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान इराक समझौते को सिर्फ काउंटर टेररिज्म तक सीमित रखे, लेकिन बगदाद में बैठे सुदानी जानते हैं ईरान को नाराज करना उनकी अपनी सरकार के लिए आत्मघाती होगा। यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल सिर्फ निगरानी और सीक्रेट ऑपरेशन पर भरोसा कर रहा है। इस पूरी कवायद में सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये खामनेई का ओपन वॉर सिग्नल है? लारिजानी का एक साथ इराक और लेबनान जाना, पुराने समझौतों को अपग्रेड करना और हिजबुल्लाह के पुनर्निर्माण में हाथ डालना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ईरान की आंतरिक राजनीति में भी ये मूवमेंट बड़ा मैसेज है। हाल ही में खामनेई ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई सीनियर कमांडरों से मीटिंग की, जिसमें नॉर्दर्न थ्रेट थ्योरी पर चर्चा हुई, यानी इजराइल पर उत्तर से हमला। ईरानी मीडिया इसे प्रतिरोध की वापसी बता रही है, जबकि पश्चिमी मीडिया इसे प्रॉक्सी वॉर को नई जान देने की कोशिश मान रहा है। खामनेई का मानना है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह मजबूत होता है तो गाजा में हमास पर दबाव कम होगा और इजराइल की रणनीति उलझ जाएगी। इसी वजह से लारिजानी ने बेरूत में जो बयान दिए उनमें लेबनान की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन शब्दों के पीछे असली मकसद है युद्ध की तैयारी। ईरान का ये नया मूवमेंट सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि खाड़ी देशों को भी बेचैन कर रहा है। सऊदी अरब और UAE ने पिछले साल ईरान के साथ रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन वे जानते हैं कि हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत उनके लिए भी बैकफुट ला सकती है। खाड़ी के कई बंदरगाह लेबनान और सीरिया के व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हैं। अगर हिजबुल्लाह इन रूट्स का इस्तेमाल हथियार ट्रांसपोर्ट के लिए करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जांच की मार पूरे क्षेत्र पर पड़ेगी। साथ ही यमन में हूती विद्रोहियों को मिल रहा ईरानी समर्थन और लाल सागर में शिपिंग हमले, ये सब मिलकर एक रीजनल एस्केलेशन की तस्वीर बना रहे हैं। कतर जैसे देश जो लेबनान में राजनीतिक निवेश रखते हैं, वे भी इस डेवलपमेंट को चुपचाप मॉनिटर कर रहे हैं। ओमान जो अक्सर ईरान के लिए बैक चैनल की भूमिका निभाता है, अभी तक चुप है। ये सब कुछ बताता है कि शायद बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या अब युद्ध तय है या कोई बैक चैनल इसे रोक सकता है? इतिहास बताता है ईरान सीधे युद्ध में कूदने से बचता है, लेकिन अपने प्रॉक्सी को पूरी ताकत देता है। यही स्ट्रेटेजी यहाँ भी दिख रही है। आने वाले हफ्तों में बेरूत में ईरानी फंडिंग प्रोजेक्ट, हथियार डिलीवरी के नए रास्ते और सीरिया में मिलिशिया मूवमेंट, ये सब तय करेंगे कि खामनेई का ये संदेश महज धमकी का ट्रेलर है या वाकई महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।